हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉपिक लेकर आते हैं जो आपके जीके, जीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टेक्स, पर्सन एंड न्यूज़ से रिलेटेड हैं, जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट करने में कारगर रहेंगे। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमारे कुछ टॉपिक्स रहेंगे। इसके साथ साथ हम एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, और ये जो एमसीक्यू हैं हम स्पेशली आईएएस प्री को ध्यान में रखते हुए इनका फॉर्मेशन कर रहे हैं। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षा में समान रूप से उपयोगी है। सिर्फ आईएएस नहीं, आईएएस के अलावा भी जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम हो, चाहे टीचर्स के एग्जाम हो, तो सभी जगह ये समान रूप से उपयोगी हैं। बैंकिंग में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और देखो, जब आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है तो आपको क्या कहें, 10 से 15 सेकंड का समय लेकर इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। आप खुद को, जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे ना, मैं आपसे एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो 10 दिन पहले मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा था, तो क्या आपको अभी याद है? नहीं ना। तो अब अगर आपने आंसर दिया होता, किसी में खुद से लिखा है, तो आपको याद रहेगा। आपने कोई कमेंट किया होगा तो बताऊँ याद रहता है या नहीं रहता, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए यहाँ पर इन्फ्लेक्शन 2.5, ठीक है। तो ये इन्फ्लेक्शन 2.5 क्या है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत सारे बच्चे इसे इन्फ्लेशन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन अलग चीज होती है, ये है इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो ये इन्फ्लेक्शन 2.5 है क्या? तो देखो, आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक मशीन लर्निंग टूल है, जो क्या करती है, आपको असिस्ट करने का काम करती है। कैसे करती है? जैसे मान लीजिए जब आप चैट जीपीटी या फिर पीआई पे जाएंगे, या फिर इसके अलावा भी और बहुत सारी हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, जैसे आप डालेंगे उसमें, मतलब उसमें बोलेंगे, बोल के भी है और लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने वहाँ पर कोई क्वेश्चन दिया, तो वो उस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन फॉर्मेट क्या चाहिए आपको, उस तरीके से वो डिजाइन करके चैट बॉट आपके लिए प्रेजेंट कर देता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये इन्फ्लेक्शन 2.5 क्या कर रहा है, ये भी एक न्यू पावरफुल लार्ज लैंग्वेज मॉडल के रूप में इसे डेवलप किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे LLM मॉडल भी बोला जाता है, LLM मॉडल, ठीक है। ये LLM मॉडल आपसे पूछा जा सकता है, ये क्या है? तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो आपको क्या करेगा, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन है, या फिर टूल बोल सकते हैं, या फिर एक सॉफ्टवेयर इस तरीके से डेवलप किया गया है, जो आपको हर तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए सक्षम है। मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड, मतलब आप जो चीज़ ढूंढना चाहते हैं, कुछ डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तेज़ी से विकास हो रही दुनिया में कैलिफोर्निया स्थित स्टार्टअप, ठीक है। तो ये कैलिफोर्निया में एक स्टार्टअप के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इन्फ्लेक्शन एआई ने अपने नवीनतम लार्ज लैंग्वेज मॉडल इन्फ्लेक्शन 2.5 के लॉन्च के साथ ही महत्वपूर्ण प्रगति की है। कंपनी के मौजूदा मॉडल का यह अपग्रेड, जो उसके अनुकूल चैटबॉट पाई को शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो ये इन्फ्लेक्शन का चैटबॉट का नाम क्या हो गया? पाई हो गया, PI, ठीक है। ये नाम है, ये नाम याद कर लें, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये LLM मॉडल अच्छे से याद रखना है, इसका नाम है इन्फ्लेक्शन 2.5, ठीक है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो देखो, इसकी लॉन्चिंग कब की गई थी? 7 मार्च 2024 को इसको लॉन्च किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये चैट जीपीटी जैसे GPT-4 वर्जन है, 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चैट जीपीटी 4 का वर्जन बता रहा है। जेमिनी जैसे प्रमुख LLM के साथ प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिव के रूप में ये डेवलप हो रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट खबर है, देखिए नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस, क्वेश्चन नहीं, पॉइंट 2, ठीक है। तो नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस, देखो हम अभी क्या है, अभी हाल ही में सरकार क्या कर रही है, जो भी सेक्टर हैं, चाहे वो सीवरेज वर्कर से हो रिलेटेड हो, है ना, मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, जो मेला ढोने का कार्य करते हैं, उनके लिए एक अलग से डेटाबेस बनाया जा रहा है। ऐसे ही नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए डेटाबेस बनाया जा रहा है। तो ये डेटाबेस बनाने से फायदा क्या होगा? देखो, डेटाबेस बनाने से सीधा सिंपल सा फायदा ये होगा कि ये जो, जैसे मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या फिर कोई सोशल ग्रुप्स हैं, या फिर जो वर्कर्स हैं, उनके लिए अगर डेटाबेस बनाया जाता है, तो उनके लिए कोई स्कीम लाएंगे तो उनको आसानी से वहां पे बताई जा सकती है। एक क्लिक में वो स्कीम, जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, अभी मैं आपको एक लेबर वाली स्कीम से जोड़ना चाहूँ, तो आप जुड़ के क्या कर लेंगे, उसमें क्या फायदा उठा लेंगे? तो आपके लिए एक स्टूडेंट्स वाला एक डेटाबेस होना चाहिए, कि जब भी स्टूडेंट्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी वहाँ भेज दीजिए, लेबर से रिलेटेड वहाँ भेज दीजिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड यहाँ भेज दीजिए, ठीक है। अगर कोई जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना, तो वहाँ पे उनके लिए एक अलग डेटाबेस बना लेंगे, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन देनी है या फिर किसी गवर्नमेंट पॉलिसी से जोड़ना है, तो ये आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या बना रहे हैं, एक डेटाबेस बनाया जा रहा है, जो क्या काम करेगा, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के उत्थान के लिए कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पढ़ भी देता हूँ। देखो, केंद्रीय मंत्री
और सहकारी मंत्री अमित शाह ने 8 मार्च 2024, तो डेट याद रखनी है, 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के उद्घाटन किया। तो ये राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023 एक रिपोर्ट जारी की गई है इसके ऊपर, जिसमें इसको लॉन्च किया गया था। तो आज ये इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अच्छा, बस इतना ही है इसमें। तो इसमें देखो, इसमें क्या है कि ये जो डेटाबेस है इसको मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि सहकारी समितियों के मानचित्रण और विश्लेषण के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करना है, जिससे उसकी वृद्धि और विकास को सुविधाजनक बनाया जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये जो डेटाबेस बनाया जा रहा है, ये किस लिए बनाया जा रहा है? टू फैसिलिटेट कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनको फैसिलिटी, उनकी ग्रोथ, उनके डेवलपमेंट के लिए एक मंच उनको प्रोवाइड किया जा सके, जिससे अगर उनको कोई समस्या है तो वो उस मंच पर आए और अपनी समस्या का भी निराकरण कर सकें। ठीक है, अब आज ये नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024। देखिए, ये जो इस तरीके से नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर, तो यहाँ से क्या है, आपसे जनरली थीम पूछा जा सकता है, कौन सी डेट को लॉन्च किया, किसके द्वारा लॉन्च किए गए, इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखो, हॉर्टिकल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर को बोलते हैं बागवानी। ठीक है, तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कौन सी हो गई? IIHR। ठीक है, IIHR 5 से 7 मार्च 2024 तक बेंगलुरु के बाहरी इलाके में अपने हैसरघट्टा परिसर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेले की मेजबानी कर रहा है। और ये मेला विषय, इस मेले का विषय क्या रहा? ये जो विषय है, थीम है, ये आपसे पूछी जा सकती है, तो थीम को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चाहे इंग्लिश में पढ़ लीजिए, नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या हिंदी में पढ़ दूं, सतत विकास के लिए नेक्स्ट जेन प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाली बागवानी है। ठीक है, तो ये आपसे पूछी जा सकती है, तो ये थीम अच्छे से याद कर लें। और ये जितने भी फेयर्स, जैसे मान लीजिए नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर लगाया, मेला लगाएगा, तो ये मेले किस लगाए जाते हैं? जो इनसे रिलेटेड किसान होते हैं या फिर जो पर्यावरणविद होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके, जहां पर अगर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड कोई भी समस्याएं हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो उससे उनको अवगत कराया जा सके। ठीक है, सरकार क्या कर रही है या फिर कोई कंपनीज क्या कर रही हैं हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, तो उनको एक मंच प्रोवाइड करने के लिए इस तरह के फेयर्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। अब देखिए, जो नवीनतम तकनीकों का ये जो मेला लगाया गया, उसमें क्या करा? ये नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। मेले में बागवानी क्षेत्र से देश की सबसे उन्नत और नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, किया गया मतलब स्मार्ट सिंचाई प्रणाली डेवलप की जा रही है ना, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम के बारे में यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। साथ में यहाँ पे नियंत्रण पर्यावरण प्रबंधन, कंट्रोल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया गया। खड़ी खेती कौन सी होती है? वर्टिकल फार्मिंग। जैसे मान लीजिए ये अभी लैंड है, इस लैंड में तो अपन नीचे गड्ढे, मतलब ऐसे कैरी बनाते हैं, हल चलाते हैं ना, हल चला के यहाँ पर बीज डाल देते हैं और वो उग जाते हैं। ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल फार्मिंग। ठीक है, वर्टिकल कैसे होगी? एक के ऊपर एक। जैसे मान लीजिए अपन ने एक तख्ता बनाया, तख्ते पे यहाँ पे सब जगह गमले लगा दिए, फिर ऊपर एक मतलब एक स्टैंड बनाकर उस अलग अलग लेयर्स में हमने तख्ते लगा दिए। ठीक है, हर तख्ते पे क्या कर रहे हैं हम? अलग अलग लेयर्स में अलग अलग तरह की फसलों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे नीचे आलू उगा लो, फिर उसके ऊपर वाले में बैंगन उगा लो, उसके ऊपर वाले में टमाटर लगा लो। इस तरीके से मल्टीपल क्रॉपिंग भी कर सकते हैं और साथ में और एक के ऊपर एक, जिससे जगह का पूर्ण इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, जनरली तो इस तरह की क्या है, छोटी फसलें जो जैसे अंगूर की खेती भी की जाती है ना, मतलब छोटी फसलें ही उगाई जाएंगी, बड़ी बड़ी लार्ज फसलें तो आप वर्टिकल फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे गन्ने का पेड़ थोड़ी लगा देंगे, अरे गन्ने का पेड़ तो पूरा छत तक 10 फीट 15 फीट चला जाता है ऊपर, है ना, तो वो इसलिए छोटी फसलें बोल रहा हूँ। ठीक है, फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए संसाधन अनुकूल, ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस पर जोर देने की बात की गई यहाँ पर। टिकाऊ बागवानी के लिए पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं। ठीक है, तो जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस को मजबूत करना है। इसके अलावा डिजिटल बागवानी, है ना, डिजिटल हॉर्टिकल्चर क्या है? अभी हम लैपटॉप जैसे हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं या फिर हमने आईपैड ले रखे हैं, तो उन पर क्या है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देना, वहीं से फोटो खींच के क्लिक करके वो वहाँ पर अपने डॉक्टर को भेज देंगे। डॉक्टर मतलब जो भी एग्रीकल्चरिस्ट है, जो उनके बारे में बता सकता है कि भाई ये वाला रोग इस तरीके का, इसमें ये दवाई डलनी चाहिए। ठीक है, तो पेड़ों में भी अलग अलग प्रकार के फफूंद लगते हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। कभी आपने सफ़ेद देखे होंगे, कुछ कीड़े देखे होंगे जो फसल को खराब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिटल बागवानी जो किसानों को क्या है, अपनी फसल को बहुत दूर तक ले जाकर लेबोरेटरीज रिसर्च वहाँ जांच करानी पड़ती है, इसको कौन सी बीमारी हो गई है, फिर वहाँ पे रिसर्च जांच करके फिर बताते हैं कि इसमें ये वाली दवाई डलनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये डिजिटल बागवानी एक तरीके से जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और इसमें ये जो इन प्रौद्योगिकियों का उद्देश्य क्या है, पारिस्थितिकी
पद चिन्ह, ठीक है। पद चिन्ह कौन से होते हैं, सॉरी फुटप्रिंट्स, ठीक है, को कम करना और सतत विकास के लिए कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बागवानी प्रथाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है ना। तो दीज टेक्नोलॉजीज एम टू मिनिमाइज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स एंड फोस्टर इवेंट्स फॉर द एनवायरमेंटली फ्रेंडली हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर किस पे जोर दे रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जोर दे रहा है और जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स हैं उनको मिनिमाइज करने की बात कर रहा है, ठीक है। आज आगे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जल शक्ति अभियान। तो जल शक्ति अभियान जो चलाया जा रहा है किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो देखो यहाँ पर ये एक मिनिस्ट्री नहीं है, काफ़ी सारी मिनिस्ट्री मिलकर आई हैं जल शक्ति अभियान को रन करने के लिए। और इसका जो टैगलाइन है वो है कैच द रेन कैंपेन, ठीक है। तो जल शक्ति अभियान किस लिए, जो हमारी बरसाती पानी है उसको इकट्ठा करना है। किस लिए इकट्ठा करना है, क्योंकि आपको पता है कि बरसात का पानी यूं ही व्यर्थ होकर चला जाता है, उसका अगर हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं तो वो फिर हमारे कोई काम का भी नहीं रहता। अगर हम उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो हम सभी जगह जहाँ सूखा ग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पे भी पानी आसानी से पहुँचा सकते हैं। इसके लिए क्या क्या करना होगा, इसके लिए भी आगे पढ़ेंगे। तो उससे पहले इसको देख लेते हैं कि जल शक्ति अभियान कब लॉन्च किया गया। तो देखो जल शक्ति अभियान 11 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया। ये क्या है, जो जल शक्ति अभियान है ये 5वां संस्करण है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जल शक्ति अभियान का कौन सा संस्करण है, 5th संस्करण अभी लॉन्च किया गया है 11 मार्च 2024 को। इसकी जो थीम रखी गई है, थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछी भी जा सकती है कि नारी शक्ति से जल शक्ति, ठीक है। जल शक्ति से नारी शक्ति नहीं है, नारी शक्ति से जल शक्ति। तो आपको पहले क्या याद रखना है, पहले नारी को याद रखना है, उसके बाद जल को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर स्टेटमेंट में आपसे आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो ये थीम को बहुत अच्छे से याद रख लें, नारी शक्ति से जल शक्ति पर फोकस करते हुए जल शक्ति अभियान को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन मतलब पूरा नाम हो जाएगा। कैंपेन जो चलाया जा रहा है ये राष्ट्रीय जल मिशन, जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विकास विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है, ठीक है। तो ये क्या है, कोलैबोरेटिव एफर्ट है किन के बीच में, द नेशनल वाटर मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि जब इस तरीके का कोई बड़ा प्रोग्राम चलाया जाता है, बड़ा कैंपेन लॉन्च किया जाता है, तो किसी एक अकेली मिनिस्ट्री के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि देखो जल कैच द रेन तो सभी क्षेत्रों में करना है, सभी जगह करना है, तो एक अकेला तो नहीं कर पाएगा। तो इतने सारे मिनिस्ट्रीज आ रही हैं यहाँ पे मिलकर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। तो इसका मेजर फोकस किस पे रहेगा, देखो इस अभियान का उद्देश्य है इन प्रयासों में महिलाओं की जो अभिन्न भूमिका है उस पर विशेष ध्यान देना है, देने के साथ साथ नागरिक भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण, वाटर को क्या है कंजर्व करना है, ठीक है, और टिकाऊ प्रबंधन को बढ़ावा देना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए इसमें जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर वो पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ों को एम्फेसाइज किया जाएगा। तो सबसे पहले जल निकायों से गाद निकाली जाएगी, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जल निकाय जो वाटर बॉडीज हैं उनमें जो डिसिल्टिंग हो गई है उनकी साफ सफाई करना है। दूसरा इसमें भूजल पुनर्भरण, भूजल पुनर्भरण का मतलब होता है जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करना है, ठीक है। जो अभी तक अबेंडन रह गए थे, डिफंक्शनल बोरवेल है, तो उनको वापस से क्या करना है, रिजुविनेट करना है, उनको रिवाइटलाइज करना है, या फिर उनको हिंदी में बोले तो पुनर्जीवित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी जो बोरवेल्स हैं जो बहुत हमने कई सालों से उनको देखा ही नहीं है, ऐसे ही पड़े निष्क्रिय हैं, उनका यूज़ करना बंद कर दिया था, ठीक है। तो उनको वापस से पुनर्जीवित करने की बात करी गई है। जल निकायों को जियो टैगिंग और राज्य के राजस्व रिकॉर्ड का उद्यतन करना है। तो देखो यहाँ पर जो वाटर बॉडीज है उनका क्या करना है, जियो टैगिंग करनी है, जिससे ये पता लग सके कहाँ कौन सी वाटर बॉडीज है, उसमें कितना पानी स्टोर किया जा सकता है और उसका किस तरीके से आगे चल के यूटिलाइज किया जा सकता है, और ये सारे रिकॉर्ड को क्या है अपडेट करना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। जल स्रोत जल ग्रहण क्षेत्रों में वनारोपण के प्रयास तेज किए जाएंगे, ठीक है। तो एफोरेस्टेशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, ठीक है। और लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ की क्या कटाई करनी है, जिससे क्या होगा, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा हो रही है तो वहाँ पे बर्फ़ की कटाई करेंगे तो उससे क्या होगा, पानी नीचे आएगा, ठीक है। पानी मतलब नदियों में कैसे आएगा पानी, बर्फ़ जब पिघलती है तभी तो पानी आता है, ठीक है। तो ये लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में क्या है, बर्फ़ की कटाई करनी है। अब इस तरीके का ये वाली लाइन लिखते हैं ना आप, देखो बाकी लाइनें तो क्या है, ये वाली डिसिल्टिंग करना, ये सारी तो सब लिख रहे हैं। आप ये जियो टैगिंग वाली लाइन लिखें अपने एग्जाम में, साथ में ही स्नो हार्वेस्टिंग वाली लाइन लिखें। तो ये क्या है, आपके जो आंसर है उसको ज़्यादा
बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, ठीक है, जिससे एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा नंबर भी देगा, ठीक है। रिजुविनेशन ऑफ द स्मॉल रिवर्स, जो छोटी नदियां हैं उनको क्या करना है, पुनर्जीवित करना है, क्योंकि लार्ज नदियां हैं उनमें पानी वैसे ही भरा पड़ा है, जो छोटी नदियां सूख गई हैं उनको वापस से क्या करेंगे, जैसे आपने रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का नाम नहीं सुना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, जो ऐसी नदियों को जोड़ना है जहाँ पे पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है उनको भी जोड़ा जाए, और बड़ी बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज को भी एक दूसरे से जोड़ा जाए, जिससे क्या होगा, जो एक्सेस वाटर जो समुद्र में जाके मिल जाता है उसका इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। जल संरक्षण से महिलाओं की भूमिका, अब देखो ये वुमेन्स रोल इन द वाटर कंजर्वेशन, कि महिलाओं की भूमिका क्या है वाटर कंजर्वेशन में। आप देख सकते हैं, कभी भी आप कोई भी चैनल उठा के देखिए, पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र देखिए, वहाँ पे आप महिलाएं मिलेंगी 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर जा रही हैं, पानी भर के लेकर आ रही हैं, उनका आधा जीवन तो इसी चीज़ में निकल जा रहा है, ठीक है, पानी लाने में। तो इसके लिए ये जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, तो मेजर फोकस किस पे करता है, महिलाओं पे फोकस करते हुए जो महिला जल योद्धाओं को शामिल किया जाएगा, जिन्हें जल संरक्षण प्रयासों में अपना अनुभव है उनको इसमें शामिल किया जाएगा, और चुनौतियों और सफलताओं को साझा किया जाएगा, क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, किस तरीके से एफर्ट्स लगाए जा सकते हैं जो वाटर का कंजर्व किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए ये MCQ क्वेश्चन है, ये अपन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, बताइए भारत 5G पोर्टल, ठीक है। तो आपने अभी हाल ही में आपने समाचारों में देखा है कि भारत 5G पोर्टल एक एकीकृत पोर्टल है, किस मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री का नाम पूछा गया, कौन सी मिनिस्ट्री ने भारत 5G पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो बताइए जल्दी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, फाइनेंस, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो देखो आप जनरली क्या है, दो आंसर पर तो पहुंच जाएंगे, फाइनेंस को काट देंगे और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को काट देंगे, पर आपको कंफ्यूजन ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा 5G पोर्टल को लॉन्च किया गया है, और इसकी ऐसे ही क्वेश्चनों की वजह से आपके आधे नंबर कम हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि इसका आंसर आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा उसको लॉन्च किया गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में पूरा पढ़ भी सकते हैं। 5G पोर्टल लॉन्च किया है जो फोकस करता है 6G टेक्नोलॉजी पे फोकस करेगा, ठीक है। बाकी तो आप थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं 5G 6G क्या है, नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, व्हाट इज ईरोसिटा, ठीक है। तो रिसेंटली मेंशन इन द न्यूज, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित ईरोसिटा क्या है, बताइए। ये एक ड्रोन है, एक्सरे टेलीस्कोप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल है या सबमरीन है। आपको क्या करना है भाई, 10 से 15 सेकंड का समय लेना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है और फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, आप तो वीडियो को पॉज करें और आंसर दें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सरे टेलीस्कोप है, ठीक है। जर्मन और रशिया के द्वारा ये निर्मित किया गया, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो जर्मन बेस्ड एक्सरे टेलीस्कोप है, जिसका मेजर काम क्या होता है, टेलीस्कोप क्या काम करते हैं बताओ। टेलीस्कोप से हम जो अपना सुदूर अंतरिक्ष है उसमें उसको देखते हैं, उसकी स्टडी करते हैं कि कहाँ कौन सी घटनाएं हो रही हैं, तो उसका पढ़ने का काम करता है ये। तो ये क्या है, रूसी जर्मन SRG वेधशाला पर ईरोसिटा एक एक्सरे टेलीस्कोप द्वारा किए गए पहले ऑल स्काई सर्वेक्षण डेटा जारी किए गए हैं। तो इसने क्या है, अभी काम करना चालू किया गया है, ठीक है। और ये कहाँ पर, जर्मन ईरोसिटा कंसोर्टियम ने रूसी, इसका पूरा नाम यहाँ से पढ़ेंगे, जर्मन ईरोसिटा, जर्मन मतलब जर्मनी कंपनी का, ठीक है। तो इसने क्या कहा, पहला अपना खुद का पहला ऑल स्काई सर्वेक्षण के डेटा जारी किए गए। ऑल स्काई सर्वेक्षण का मतलब है कि चारों तरफ से, जैसे अर्थ घूम रही है तो पूरी जो स्काई है उसका सर्वेक्षण किया है। तो इसको कितना टाइम लगा, 6 महीने में ये पूरा एक चक्कर लगा के पूरे जो हमारी स्पेस है उसका सर्वेक्षण कर रहा है, ठीक है। तो अब ये अपना काम करना, इसको 2019 में लॉन्च किया गया था, तब से लेकर ये अपना सर्वेक्षण जारी कर रहा था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और SRG की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए तो स्पेक्ट्रम रो एंट जेम गामा, ठीक है। रो एंट जेम गामा इसकी फुल फॉर्म वो हो जाएगी SRG की, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट चलता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो गल्फ ऑफ टॉनकिन इंसिडेंट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो गल्फ ऑफ टॉनकिन इंसिडेंट अभी हाल ही में चर्चा में रहा, तो ये कहाँ पे हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर, वियतनाम वॉर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड
या ईरान इराक वॉर। तो बताइए गल्फ ऑफ टॉनकिन इंसिडेंट इनमें से कौन से वॉर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और साथ में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एग्जाम्स होते हैं और भी अदर एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए गल्फ ऑफ टॉनकिन इंसिडेंट, ठीक है। तो इसका आंसर हम आपको कमेंट सेक्शन में देंगे। तब तक आप क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।